गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 11 है हमारे पास, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब वो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें विवाद के बाद कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दिया था और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में करेक्ट आंसर सी निकल के आया। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, आजाद हिंद सेना जो है इसकी स्थापना की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। और बाद में क्या हुआ था, 2 जुलाई 1943 को INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद फौज का कमांड सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था, ठीक है। तो बाद में यही हेड हो गए, लेकिन तो ये INA की कंसेप्ट INA का है, आजाद हिंद फौज का। ये कंसेप्ट एक्चुअली में किसका है? तो कैप्टन मोहन सिंह का है। कैप्टन मोहन सिंह का है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, क्या सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन डेट पे बहुत आता है। 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, आजाद भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन, अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। सिंगापुर में उनका मानना था कि भारत को आजाद करा चुके हैं, आजाद हो जाएगी भारत, और प्रथम अस्थायी सरकार जो है बाद में वो अस्थायी हो जाएगी। तो प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना जो है कहां? वो सिंगापुर में करवाया गया था, ठीक है। ठीक, आजाद भारत, स्वतंत्र भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर, कब? 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। अभिनव भारत जो है ये BD सावरकर का लिखा हुआ है, BD सावरकर का लिखा हुआ एक पुस्तक है, ठीक है। तो इस तरह से ए का करेक्ट आंसर फर्स्ट का निकला सी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया सी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? किन दो से हुआ है? कल नहीं हुआ था डिस्कशन? कल डिस्कशन हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान रखिए। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? सत्याग्रह में सच्चाई और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब यही था, ठीक है, सत्य का आग्रह, सत्य का प्रयोग अहिंसा के साथ। तो करेक्ट आंसर बी निकला। अब यहां देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में 1917 चंपारण सबसे पहले यहां किया, 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1918 खेड़ा किसान आंदोलन, और फिर आगे चल के तो इन्होंने अपने जीवन में कई सारे प्रयोग किए सत्याग्रह के ऊपर, ठीक है। अहमदाबाद मिल आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। भूख हड़ताल की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये अहमदाबाद मिल में था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड का निकल रहा है, सच्चाई और अहिंसा। ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो है कुछ फैक्ट्स है सत्याग्रह के प्रयोग के ऊपर, ठीक है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, चंपारण वाले में उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा जो उसमें शामिल हो ही जाता है, तथा सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। जो उनके पास हथियार था सबका प्रयोग उन्होंने कर लिया था चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारे पास सेकंड का क्या निकल के आया, बी। सेकंड का करेक्ट आंसर जो आया बी। सर आप याद कैसे, एक्चुअली में रिपीट करना होता है, बार बार आप रिपीट करेंगे आपको भी याद रहेगा, कोई ऐसी एक्स्ट्रा बातें नहीं हमने, ठीक है। हम और आप बिल्कुल कॉमन है, आप बार बार रिपीट करें वो चीजें आपको याद रहेगी। जो अभी पढ़ा उसको ध्यान रखना है कि 24 घंटे के अंदर 2 बार रिपीट कर लिया जाए और 80 से 85% आपको याद रह जाएगा। मैं भी यही करता हूँ, ठीक है ना। और कुछ इसका एक्स्ट्रा कोई टॉनिक नहीं होता है, बट सिंपल सा थ्योरी यही होता है याद करने का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1914 में। कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध? 1914, 1919। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, ये 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया। यहां ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का समर्थन भारतीयों से करने के लिए कहा था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में उस समय महात्मा गांधी के दिमाग में ये बात थी कि अंग्रेज उसका समर्थन करने से हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो फिर अंग्रेज ने क्या किया था, इसी टाइम पर अंग्रेज ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कैसर ए हिंद है, इसकी उपाधि दी थी गांधी जी को अंग्रेजों ने, ठीक है। कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान सॉरी, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ये उपाधि वापस कर दी थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या कि गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी? जब उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का समर्थन किया था, भारतीयों को समर्थन करने के लिए कहा था। और फिर जब असहयोग आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया 1920 में, तब उन्होंने कैसर की हिंद की जो उपाधि थी अंग्रेजों के द्वारा दी हुई, वो लौटा दिया था, वापस कर दिया था, ठीक है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया सी। थर्ड का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया सी। भारतीय प्रेस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सत्य नहीं, गलत कौन सा है? तो एक एक करके देखते हैं। साहित्यिक समाचार बंगाल गजट, ये भारत का पहला कहलाता है समाचार पत्र, जिसको अगस्त हिक्की या जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा 1780 में प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये पहला है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट है ये। उसके बाद भारत में पत्रकारिता के जनक हिक्की के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ अत्यंत मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। ये थे का रहा यानी गलत है, मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। हिक्की जो थे उनके बीच विवाद चलता रहता था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तो गलत हो गया, एक तो ये आंसर आ गया हमारा। कलकत्ता जर्नल 1818 में जेएस बकिंघम द्वारा शुरू किया गया, ये बात बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है, ठीक। और बंगाली तथा अमृत बाजार पत्रिका भारत की देसी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र थे, ये पॉइंट जो है ये गलत है। अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी, जैसा कि आप जानते हैं। शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी ये अमृत बाजार पत्रिका। और यहां पर भारतीय भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था
इसका नाम था समाचार दर्पण, जो बंगाल से, समाचार दर्पण बंगाल से 1818 के आसपास जो है ये पब्लिश हुआ था। तो 4 वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही है। अब यहां पे आंसर देखिए, 2 और 3 तो नहीं, 2 और 4 हमें चाहिए, 2 और 4। यहां पे एक्चुअली में गलती किया हुआ है, 2 और 3 ये ऑप्शन भी है और 2 और 3 ये ऑप्शन भी है। यहाँ पे 2 और 4 ऑप्शन होना चाहिए, किसी एक को, या तो ए को या इसको। आंसर को हटाइए, आप याद रखिए कि असत्य कौन सा हो गया, असत्य इसमें जो है 2 और 4 हो गया, ठीक है। 2 और 4 जो है ये असत्य है, 1 और 3 जो है ये सत्य है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5th, कार्नवालिस, इसने न्यायिक और राजस्व का पृथक्करण कर दिया था। उसके पहले क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता था वही कर वसूल करता था और वही जुडिशियरी का काम करता था, न्याय देने का। कार्नवालिस ने कार्नवालिस कोड के माध्यम से इसको अलग कर दिया। तो फर्स्ट का सी। वेलेजली की सहायक संधि आई थी, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं है। जो विलियम बेंटिंग था, इसने अपील और सर्किट की प्रांतीय अदालतों को रद्द कर दिया था 1935-36 में। और डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी पतन का सिद्धांत था। तो करेक्ट आंसर निकला CADB, CADB यानी करेक्ट आंसर आपके पास बी निकल के आया, ठीक है। बी जो है CADB निकल के आया। कार्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि ये पुलिस सेवा का जनक था। पुलिस सेवा तथा सिविल सेवा का जनक इसी को माना जाता है। सिविल सेवा का जनक, सेवा का जनक इसको माना जाता है। एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, कार्नवालिस को। और वेलेजली जो है इसकी सहायक संधि, सहायक संधि करने वाला राज्य जो था हैदराबाद, तंजौर, पेशवा, सिंधिया, भोसले। ये बड़ाड़ के भोसले जो है ये याद रखना है, बड़ाड़ के भोसले। तो इन सभी ने सहायक संधि पर, ये जो है सबका सहायक संधि से संबंधित है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले ये सभी देसी रियासत थे। हैदराबाद फर्स्ट था, प्रथम था जिसने किया था, ठीक है। विलियम बेंटिंग जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल था, है ना। और इसके साथ ये जो है विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा के विरुद्ध कानून जो है वो बनाया था। सती प्रथा को समाप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी विलियम बेंटिंग की, ठीक है। और डलहौजी की जहां तक बात रही, डलहौजी के टाइम पर कई काम हुआ था। डाक विभाग प्रारंभ हुआ था, डाक विभाग प्रारंभ हुआ, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रारंभ हुआ, वुड डिस्पैच आया जो शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा में व्यापक परिवर्तन हुआ, शिक्षा सुधार जबरदस्त किया गया था इसके टाइम पे। सार्वजनिक डाक, वुड डिस्पैच, रेलवे पहली बार शुरुआत हुई इसके शासनकाल में। शिमला इसके शासनकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी भारत की, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। इतने सारे काम डलहौजी के टाइम पर हुए थे। तो करेक्ट आंसर 5 का हमारे पास निकल के आ रहा है बी। 5 का करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 6, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसका है? कथन वाला एक क्वेश्चन आ ही रहा है, आपको कलेक्ट करके रखना है सारे कथन को। और ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर लोग लालच करते रहेंगे और धरती के जो रिसोर्स हैं उसको काफी अधिक उपयोग करते रहेंगे तो एक समय के बाद सारा रिसोर्स समाप्त हो जाएगा, फिर धरती आपका काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। धरती इसके लिए है कि जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो, उतना ही उसको खींचो, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी का कहना था, ये था महात्मा गांधी का कहना।
6 का करेक्ट आंसर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? लाल कुर्ती दल जो है ये जुड़ा हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान से। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक पाकिस्तानी नागरिक थे ये, और इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था। तो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन किया था और इसके माध्यम से इन्होंने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान का सीधा संबंध लाल कुर्ती से होता है, लाल कुर्ती से होता है। ठीक, ये महात्मा गांधी की जहां तक बात है तो इनके द्वारा नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की गई थी, एक संस्था कांग्रेस की स्थापना की गई थी अफ्रीका में। ठीक है, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना इन्होंने की थी। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था इन्होंने, समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन करवाया था। ये सारा काम इन्होंने कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया, अफ्रीका में इन्होंने सारा काम किया। ठीक है, ये महात्मा गांधी की बात हो गई। जवाहरलाल नेहरू की जहां तक बात है तो इनके दो बुक जो फेमस हैं उस पर क्वेश्चन आता है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये इनकी एक पुस्तक है, और दूसरा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ये जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। दो पॉइंटों को आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू में, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आई। बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन बार बार चर्चा होती है। 20 जुलाई 1905 और 16 अक्टूबर 1905 इस दिन घोषणा हुई विभाजन की है। इस दिन विभाजन हुआ, विभाजन पूरा हुआ, कर दिया गया। कौन था? कर्जन उस समय वायसराय था, उसके टाइम पर किया गया था। ठीक, और इस बंगाल विभाजन का मुख्य रूप से उद्देश्य था बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। तो करेक्ट आंसर 8 का निकला बी। राष्ट्रीयता की भावना जो बढ़ रही थी, ठीक है, उसको रोकना, ये बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य था। ठीक, लेकिन सरकार का क्या कहना था? सरकार ने क्या कहा था कि प्रशासनिक असुविधा के कारण हम इसको, असुविधा के कारण बंगाल का हम विभाजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी घूम के अगर आ जाएगा कि सरकार का स्टेटमेंट वहां क्या था, ब्रिटिशर्स का क्या था, तो उनका कहना था प्रशासनिक असुविधा के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात यह थी कि बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, और फिर 1911 में हार्डिंग के द्वारा जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन जो था इसको रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 8 का निकल के आया बी। करेक्ट आंसर 8 का निकल के आया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है? देखिए, जो हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं, हिमालय का, इसमें 3 हिस्सा मानते हैं मुख्य रूप से। एक को हम कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री, इसी को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय। एक को कहते हैं हिमाचल श्रेणी, या इसी को मध्य हिमालय, मिडिल हिमालयाज कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। और एक होता है शिवालिक, शिवालिक, इसको लोअर हिमालयाज कहा जाता है, हिमालयाज कहा जाता है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होते हैं। इसमें से जो हिमाचल श्रेणी है, मध्य हिमालय जिसको कहते हैं, इसका निर्माण जो है ये मायोसीन काल में हुआ, मायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, काल में इसका निर्माण हुआ था। इसकी ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर एवरेज हाइट होती है इसकी, हिमालय की, इस क्षेत्र की एवरेज हाइट होती है।
है। और इसमें आपको पीर पंजाल, मसूरी, धौलाधर, महाभारत श्रेणी, नाग टिब्बा, ये सभी जो है वो इसी में पाए जाते हैं। तो पीर पंजाल जो है एक्चुअली में ये हिमाचल यानी मध्य हिमालय का हिस्सा होता है, और अगर क्षेत्रीय विभाजन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला? बी निकला। 9 का करेक्ट आंसर निकला बी। सर्वोच्च हिमालय जो है इसका निर्माण ओलिगोसीन काल में हुआ, ओलिगोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। और इसकी जो एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट वो होती है 6000 मीटर, और जितने भी ग्लेशियर हैं वो सभी इसी में पाए जाते हैं। ग्लेशियर जो होते हैं वो सभी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। और शिवालिक जो है इसका प्लायोसीन काल में निर्माण हुआ, प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, और ये 800 से 1200 जो मीटर है इनकी एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट होती है, ठीक है। और इसमें जो है भावर एवं तराई क्षेत्र इसी में पाया जाता है। तराई क्षेत्र, तराई यानी दलदली क्षेत्र जो होता है हिमालय के निचले हिस्से में, इसको कहते हैं। ये कहां पाया जाएगा? क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा शिवालिक के क्षेत्र में दलदली क्षेत्र पाया जाता है। 9 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकला। 9 का करेक्ट आंसर है बी। जो वर्ड यूज में करता हूं, ठीक है, जैसे मायोसिन और प्लायोसिन हो गया, इसको हिंदी और इंग्लिश में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि अगर इंग्लिश में बात को लिखूंगा मेरे दोस्त, तो हिंदी वालों के साथ बहुत ज्यादा समस्या होती है। लेकिन प्लायोसिन अगर मैंने लिखा और आपने सुना तो इंग्लिश वालों के लिए उतनी समस्या नहीं होगी। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हिंदी इंग्लिश को बैलेंस बना के चला जाए। थोड़ा सा हिंदी की तरफ झुकाव इसलिए होता है कि बच्चे बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि एकदम से कंप्लीटली इंग्लिश में आ जाऊं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का बैलेंस में बना के चलता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और मैं प्रयास करूंगा इसमें से। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आइए क्वेश्चन नंबर, भारत। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी क्या है? पूरा पूरा याद रखिए आप। भारत की सबसे जो साउथर्न जो है, साउथर्न सबसे दक्षिण, वो पर्वत श्रेणी कार्डिमम पर्वत श्रेणी है। कार्डिमम पर्वत श्रेणी सबसे दक्षिणतम है। करेक्ट आंसर आपको याद रखना है बी। यहां पे याद रखना है कि कार्डिमम में ही क्या है? सेन्नाकोट्टा पास है। सेन्नाकोट्टा पास जो है, ठीक है, इसमें ये कार्डिमम में ही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास पूछा जाएगा। सेन्नाकोट्टा पास कहां? तो कार्डिमम। जहां तक बात रह गई नीलगिरी की, तो नीलगिरी क्या है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी की डोड्डा बेट्टा है। डोड्डा बेट्टा इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी बात ये पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का ये मिलन स्थल है। पश्चिमी घाट का ये मिलन स्थल है, ये भी आप याद रखेंगे, मिलन स्थल है, ठीक है। कौन? तो नीलगिरी। अन्नामलाई की बात जहां तक किया जाए, ठीक है, अन्नामलाई तो ये नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी है। अनाईमुडी, और ध्यान रखना है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसी अन्नामलाई के निकट, इसी के निकट पालनी पहाड़ी भी है। इसी के निकट पालनी पहाड़ी भी है। पालनी पहाड़ी, तो ये वर्ड आपको याद रखना होगा, ठीक है, पालनी पहाड़ी। तो अन्नामलाई जो है, ठीक है, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी हुई वो अनाईमुडी हो गई। ये साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची है। सेन्नाकोट्टा पास कार्डिमम में आता है। कार्डिमम सबसे साउथ में चला गया, उसके नीचे कुछ नहीं है, खत्म है वहां पे। तो जो सबसे साउथर्न माउंटेन है इंडिया का, वो आपको कार्डिमम निकल के आएगा। नीलगिरी तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का
जो है दोनों जहां पे मिलते हैं वो हमारा नीलगिरी का पर्वत होता है। 10 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया बी। 10 का करेक्ट आंसर बी। बाइलिंगुअल क्वेश्चन, ठीक है भैया, आपकी बात को हम पहुंचाएंगे कि बाइलिंगुअल सेट किया जाए। एक्चुअली यार होता क्या है ना कि हिंदी वाले की संख्या बहुत अधिक जो होती है ना, तो उसके कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मैं इसमें बता दूंगा आपको आगे, ठीक है, आगे मैं बात पहुंचाऊंगा। देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। जनरली आप मानसून का मतलब क्या जानते हैं, जो आप 6-7 क्लास में पढ़ते हैं कि पवन की दिशा में परिवर्तन, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड, दिशा में परिवर्तन, है ना, ये एक्चुअली में कहलाता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड। यही हमारा बेसिकली मानसून होता है। एक बच्चे की तरह समझाने की बात हो तो वो एक्चुअली में यही होगा। अब यहां पे डायरेक्शन विंड की कब चेंज होगी, तो ये तभी चेंज होगी जब एक तरफ अर्थ है, एक तरफ अर्थ यानी लैंड जिसको कहते हैं जमीन, और दूसरी तरफ है सी यानी वाटर, है ना। इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा, ये एक्चुअली में क्या करेगा, जो तापमान में अंतर होता है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड को डिसाइड करता है। पवन की जो दिशा होती है उसको डिसाइड करने में ये लैंड यानी जमीन और पानी के बीच के तापमान का अंतर जो होता है वो इस काम को करता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर आया स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान, टेम्परेचर, इसके बारे में होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम थोड़ा जटिल तरीके से देखें मानसून के बारे में, तो 2 सिद्धांत आता है, ठीक है। एक सिद्धांत आता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ये तो बस एक सिंपल सी बात हुई। यहां ध्यान रखना है कि मानसून एक जटिल प्रक्रिया है और आज भी इसको समझने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, कंप्लीट थ्योरी इसके बारे में नहीं आई है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इससे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट जो मानसून है जिससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसको समझने में आसानी होती है, काफी ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून की जो व्याख्या हो जाती है, इसीलिए जेट स्ट्रीम सिद्धांत भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा जो एक थ्योरी होता है मानसून का, वो होता है प्रतिविषुवतीय, एंटी इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। प्रतिविषुवतीय वेस्टर्लीज थ्योरी यानी पछुआ पवन सिद्धांत, पछुआ पवन जिसको वेस्टर्लीज भी कहते हैं, वेस्टर्लीज। तो ये 2 थ्योरी जो होती है, क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में आएगा, कई ऑप्शन रहेगा, इसमें से कौन सी थ्योरी, कौन सा सिद्धांत मानसून जो होता है उसकी व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम और प्रतिविषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत दोनों होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून को सबसे अधिक व्याख्यात करता है कौन, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ठीक है, जेट स्ट्रीम का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर आपके पास 11 का निकल के आया ए, करेक्ट आंसर 11 का निकल के आया ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, सर्वाधिक उत्पादन की बात अगर की जाए तो इसे तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आपके पास आता है ओडिशा, ठीक है, छत्तीसगढ़ ओडिशा। इसमें मूल्य और मात्रा की बात भी होती है। मूल्य के दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड है, मात्रा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर ये कहता कि भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है, निम्न में, इनमें से किस में, तो यहां तो छत्तीसगढ़ कहीं दिया हुआ है नहीं, तब तो हम ओडिशा लगा लेते, सबसे आसान, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा। लेकिन निम्न दिया हुआ नहीं है, तो यानी ओवरऑल पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़ होना चाहिए, तो ऑप्शन में है ही नहीं। उस कंडीशन में हमारा आंसर ही होगा। अब आपको यहां लड़ाई नहीं करना है, दिमाग में नहीं रखना कि कौन सा आंसर होगा कि नहीं होगा। यहां पर आपको यह याद रखना है कि छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे आता है उत्पादन में और दूसरे नंबर पे ओडिशा आता है, ठीक है। मूल्य के दृष्टिकोण से देखें, कीमत से, तो झारखंड में, ठीक है, और मात्रा के दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़, यानी अमाउंट में होता है, ठीक। ये नॉलेज यहां पे आपको याद रखना है, जानकारी याद रखनी है। डिस्कशन का फायदा मात्र इतना सा ही होता है, क्वेश्चन पे लड़ाई नहीं करनी है, कभी कभी मिस्टेक इसमें हो सकता है। अगर यहां निम्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन, तब आंसर क्या हो जाएगा,
ओडिशा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें कोयले की बात अगर चली है तो कुछ पॉइंट में बता दो इसमें कि भारत में 98% कोयला कोयला इस क्षेत्र में गोंडवाना गोंडवाना जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। और उसमें किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस। इसमें 55 से 65% जो है कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। तो भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। वैसे सबसे अगर हम उच्च कोटि के कोयले की बात करें, हाई क्वालिटी, उच्च कोटि का कोयला हाई क्वालिटी का, तो वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, और इसमें 80 से 95% कार्बन होता है, 95% कार्बन होता है। भारत में ये बहुत कम मिलता है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में, रियासी क्षेत्र में ये एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर एक आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट 45 से लगभग 55 के आसपास % इसमें कार्बन होगा। इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं, ब्राउन कोल। और सबसे कम क्वालिटी का पीट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 12 का हमारे पास निकल के आ रहा है बी, या आप जो लगाएं उसमें से। छत्तीसगढ़ ओडिशा ये मैंने बता ही दिया। 98% कोयला आपके पास गोंडवाना क्षेत्र का होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब यहां पर एक को दूसरे से मिलाना है। रिफाइनरी के बारे में यहां ध्यान रखिए। रिफाइनरी की बात जब होती है जहां पेट्रोलियम सब्सटेंस को अलग किया जाता है, तो रिफाइनरी की टोटल संख्या भी जो भारत में है, टोटल नंबर 23 है, 23। 18 जो है ये सरकारी क्षेत्र में है, सरकारी क्षेत्र में है। 3 प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर। और 2 जो है ये ज्वाइंट वेंचर है, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर करे हैं। ज्वाइंट वाले में एक मंगलौर में है, ये आप याद रखेंगे। मंगलौर में कैसा, तो ज्वाइंट वेंचर। प्राइवेट सेक्टर में आपको याद रखना होगा गुजरात के जामनगर में, गुजरात के जामनगर में जो है ये रिलायंस का है, रिलायंस का। और ये भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, भारत का, एशिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, एशिया का भी सबसे बड़ा रिफाइनरी यही है। ठीक है, गुजरात में। ये हो गया ज्वाइंट वेंचर। अब यहां पे नुमालीगढ़ कहां, असम। नुमालीगढ़ असम। तातीपाका आंध्र प्रदेश। फिर कोयली कहां, गुजरात। और बड़ौनी कहां, बिहार। तो 4-3-2-1 4-3-2-1 करेक्ट आंसर क्या निकला, सी। सी जो है यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर सी। भारत में निम्न में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, यानी ये बंदरगाह की बात कह रहा है। सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो है कोचीन में है, कोच्चि जिसको कहा जा रहा है, सबसे बड़ा कोचीन में। ठीक है, आप यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जो पोत की बात होगी, या पोर्ट जिसको कहते हैं, पोर्ट या बंदरगाह, इसको 2 भाग में हम बांटते हैं। एक तो ईस्ट साइड का पूर्वी, और एक वेस्ट साइड का पश्चिमी। अगर पूर्वी की बात करते हैं तो यहां पे क्या जाएगा, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, कोलकाता, ये सभी जो हैं ये पूर्वी तट पर स्थित जो हैं आपके पोताश्रय हैं। कोलकाता, चेन्नई, चेन्नई। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ चलें तो कांडला, कांडला, मुंबई, नहवा शेवा,
मार्मागो, मार्मागोआ, ये सभी जो है ये वेस्ट की है। अभी हाल फिलहाल में ध्यान दीजिएगा, बधावन महाराष्ट्र में एक और बड़ा सा पोर्ट जो है ये लगभग तैयार किया कर जा चुका है। ठीक, तो ये सभी जो है ये सब वेस्ट में है। यहां ध्यान रखना है, चेन्नई जो है ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, कृत्रिम। कांडला जो है ये ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह यानी पोर्ट या, ठीक है, डॉकयार्ड। तो इस तरह से भारत में यहां पर एक कोचीन छूट गया, ये भी लिख लीजिए, कोचीन, और यही एक कोचीन है, ठीक, कोच्चि। तो भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो है ये कोच्चि है, ठीक। 14 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, 14 का करेक्ट आंसर है बी। कोई बात नहीं भाई, ऑनलाइन का फायदा यही है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, यही तो ऑनलाइन की सबसे खास बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर गुलाबी नगरी, सब लोग जानते हैं। उज्जैन महाकाल का नगर, सब लोग जानते हैं। जैसलमेर झीलों का नगर, ये गलत है, उदयपुर झीलों का नगर है, उदयपुर, ठीक है, ये झीलों का नगर है, उदयपुर राजस्थान में है, झीलों का नगर, प्राचीन शहर है। तो 15 का करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आया, कौन सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर है कि सी जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आएगा क्या? राजस्थान। राजस्थान के बाद आएगा क्या? एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये। और अगर पवन ऊर्जा की बात की जाए, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी में सॉरी पहले नंबर पे पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी में गुजरात, और फिर आएगा तमिलनाडु। तो इस तरह से विंड एनर्जी की बात होगी, और यहां पे जो सौर ऊर्जा की बात है वो कर्नाटक, सौर ऊर्जा कर्नाटक, राजस्थान, ठीक है। करेक्ट आंसर यहां पर बी, 16 का करेक्ट जो आंसर है बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल हो प्लीज। भाई आंदोलन नहीं करना है, मैंने बता दिया है, आगे मैं बात को पहुंचाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं सॉरी, मैं आशा करता हूं कि आपका क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल ही होगा, ठीक है। आप अधिक एनर्जी उसमें किस लिए लॉस कर रहे हैं एक ही बात को लिखने में, है? एक दो बार सुन लिया गया, थोड़ा एनर्जी को बचा के पढ़ लिख लिया करो दोस्त। अब देखिए, which of the following is not the unit of heat? पहली बात तो ये कि हीट क्या है? हीट एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एसआई में और सीजीएस में मैं लिख रहा हूं, सीजीएस, एसआई में होती है जूल, आप जानते हैं, और सीजीएस में होती है अर्ग, ये भी आप जानते हैं। एक जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ये रिलेशन होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने लिख दिया इसको। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एनर्जी की एसआईसीजीएस तो हो गई। अब अगर हम इसकी एक अदर यूनिट की बात भी करें, तो अदर यूनिट में कैलोरी भी आती है, एक कैलोरी, है ना, ये भी जो है ये एनर्जी की यूनिट होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हीट एनर्जी है, एनर्जी की इतनी सारी यूनिट है। तो आप देखिए, कैलोरी हम एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं क्योंकि हीट एनर्जी है। अर्ग ये भी हो जाएगा, जूल होता वो भी होता, तो कौन नहीं होगा? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ये एक्चुअली में क्या है? यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का है ये, ठीक है, सेंटीग्रेड तापमान का। और तापमान के कौन कौन से होते हैं? जैसे सेल्सियस, इसको सेंटीग्रेड लिख रखा है, सेल्सियस कॉमन होता है। फिर क्या होता है? फ़ारेनहाइट,
फारेनहाइट, और क्या होता है, रूमर, और क्या होता है, केल्विन। केल्विन, केल्विन क्या होता है, ये टेम्परेचर यानी तापमान की एसआई यूनिट होती है, तापमान की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास 17 का क्या निकल रहा है, करेक्ट आंसर निकल रहा है ए। जो नहीं होगा वो ये होगा ए। ठीक है, अब इसमें से इन सब के बीच जो रिलेशन होता है मैं वो फॉर्मूला भी लिख देता हूं, C/100 F माइनस 32/180 R/80 K माइनस 273/100। ये कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलो, ये दोनों लिख लेंगे, सेल्सियस की वैल्यू दी होगी, कैलकुलेट कर लेंगे, फारेनहाइट में आ जाएगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलो, ये इसको भूल जाएंगे, इसको और इसको लिख लेंगे, इक्वल कर देंगे, सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे, केल्विन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए आया, 17 का करेक्ट आंसर जो है वो ए आया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी जो ग्रेविटेशन की थ्योरी है, ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन, ये थ्योरी तो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन का क्या कहना था कि दो ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ मास होता है, चाहे वो यूनिवर्स में कोई वस्तु हो, अगर वो कुछ दूरी पर है तो मास वाली वस्तु आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, अट्रैक्ट करती है, और फोर्स को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2/r² होता है। ये न्यूटन का कहना था। जी यहां पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11। वैल्यू तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैंने लिख दिया है, यूनिट पूछ सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की क्या यूनिट होती है, कैपिटल जी की, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहां एक बात और ध्यान रखना है, आपको फिजिक्स में एक और जी मिलेगा, छोटा वाला जी। ठीक है, ये जो जी है ये एक्चुअली में क्या है, एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, त्वरण, क्या, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्व के कारण त्वरण है ये, तो इसकी इकाई वही होगी जो एक्सेलरेशन की होगी, कारण त्वरण। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी जी की, वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कैपिटल जी का। ठीक, अब यहां पे न्यूटन से पहले किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो ये ब्रह्मागुप्त का सिद्धांत था, ब्रह्मागुप्त का ये थ्योरी था। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर आपके पास सी निकला, 18 का करेक्ट आंसर है आपके पास सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान, द रीजन फॉर एक्सपीरियंसिंग फैटिग इन द मसल्स आफ्टर स्ट्रेनियस फिजिकल वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम लंबे समय तक काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण से शरीर में जो है थकान का अनुभव होता है और दर्द भी होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण से। ठीक है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस जो है, थकान जो है वो अनुभव होता है। करेक्ट, तो आंसर हो गया 19 का सी, 19 का जो है करेक्ट आंसर ये आपके पास आ गया सी, सी आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है, नेचुरल रबर। एक बात ध्यान रखिएगा, नेचुरल रबर जो है इसको लेटेक्स कहा जाता है, लेटेक्स भी इसको कहते हैं। ये जो है पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यहां कहीं आइसोप्रीन ऑप्शन में, आइसोप्रीन, तो करेक्ट आंसर यहां पे निकला ये आइसोप्रीन। ठीक है, रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक, यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर, इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कोमल ये होता है। जब कोमल ये होता है रबर, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो इसमें एक प्रक्रिया होती है कि जब नेचुरल रबर के साथ
सल्फर, सल्फर को मिलाकर और इसको जब हीट करते हैं तो हमारे पास जो सिंथेटिक टाइप का रबड़ आता है, सिंथेटिक रबर, ठीक है, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके मिला के गर्म करना, इस घटना को वल्क्यूनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वल्क्यूनाइजेशन या वल्कनीकरण इसको कहते हैं, वल्कनीकरण के नाम से इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि वल्क्यूनाइजेशन या वल्कनीकरण क्या होता है, तो ये होता है नेचुरल रबड़ के साथ सल्फर को मिला के उसको हीट करना और फिर अपने उपयोग के लायक रबड़ को बनाना, दैट इज कॉल्ड वल्क्यूनाइजेशन। वल्कनीकरण के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, रबड़ को। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 20 का निकल के आया बी। 20 का करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आया बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो वाटर सोर्स होते हैं, तालाब हो गया, पॉन्ड, रिवर या कुछ छोटे मोटे कुएं हो गए, वेल हो गए, उनमें जो वाटर होता है उस वाटर के फिजिकल और केमिकल जो सिम्टम होते हैं वो चेंज है। तो चेंज होने के पीछे की वजह क्या है, बहुत सिंपल है। घर से निकलने वाला जो पानी होगा गंदा, उसमें से कपड़ा धोने का जो पानी होता है जिसमें सल्फोनिक एसिड या सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, सर्फ, साबुन, ये सब चीजें जब पानी में मिलती है तो वो क्या करती है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करती है। तो बाहर से जो चीजें जाती है ना, वो एक्चुअली में जल स्रोत के पानी को अलग करती है। बाहर का मतलब हो गया इफ्लुएंट्स के रूप में हम उसको जानेंगे, यानी बहिस्रावी। बाहर से चीजें गई पानी में, उसने पानी को क्या किया, पॉल्यूटेड किया, उसके केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टी थे उसको चेंज किया। अब यहां पे जानिए कि वाटर जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को हम बीओडी के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी मात्रा अगर बहुत अधिक है तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो आपका पॉल्यूटेड हो चुका है, वो जीवों के रहने लायक नहीं है, ठीक। तो ये बीओडी से हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। यहां जल की बात मैं एक बार कर लूं कि वाटर जो है दो प्रकार का होता है, एक तो सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है, यानी कठोर जल। और जल की कठोरता किसके कारण से होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड के कारण से परमानेंट हार्डनेस होती है, अस्थाई कठोरता, ठीक है, एक पॉइंट। और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण अस्थाई कठोरता होती है, टेम्पररी अस्थाई कठोरता होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सल्फेट या क्लोराइड पानी में है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो परमानेंट हार्डनेस होगा, ठीक है। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट है वाटर में, तो अस्थाई कठोरता होगी। इसको दूर करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, तो वाटर को बॉयल करके, ठीक है, इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ केमिकल मेथड अपनाना पड़ता है, और परमानेंट हार्डनेस के लिए, ठीक है, जो हम मेथड यूज करते हैं इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि आयन एक्सचेंज मेथड जो होता है उससे पानी की परमानेंट हार्डनेस, अस्थाई कठोरता दूर की जाती है आयन एक्सचेंज मेथड से, ठीक है। करेक्ट आंसर यहां पे निकला इफ्लुएंट्स। और जो अस्थाई कठोरता होगी उसको वाटर बॉयल करके हम, यानी उबाल कर पानी को, और उसमें जो प्रेसिपिटेट होगा उसको अलग कर लेंगे, पानी हमारा जो है कठोरता उसकी समाप्त हो जाएगी। करेक्ट आंसर निकला यहां पर सी, 21 का करेक्ट आंसर सी। आइए 22 पर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। जनसंख्या
और मानव समुदाय, ह्यूमन कम्युनिटी है, इससे रिलेटेड जो है वो क्या है, इससे डेमोग्राफिक कहते हैं इसको। करेक्ट आंसर सी हो गया। जनांकिकी होता है डेमोग्राफिक। पारिस्थितिकी विज्ञान में क्या होता है, जीव, जीव के साथ क्या, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों का संबंध जीव के साथ, ये आपको कहलाता है इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी विज्ञान, जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं आप, स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन, ठीक है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर सी निकला, डेमोग्राफिक्स। पारिस्थितिकी विज्ञान में तीनों के साथ जीव का संबंध कैसा है और कैसे जीव जीवित रहते हैं, इसको हम इकोसिस्टम या इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकला सी, डेमोग्राफिक। इसमें हमें जनसंख्या, लोग कितने हैं, काउंट करना, ह्यूमन कम्युनिटी, ठीक है, उसके सारे डेटा को इकट्ठा करना, ये सब डेमोग्राफी कहलाती है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपके पास निकला सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23, डायनासोर थे। डायनासोर की बात यहां पे की जा रही है, देखिए यहां ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर तो यहां पे सी निकल के आएगा, मेसोजोइक सरीसृप। यहां पे जो मेसोजोइक की चर्चा हुई है ना, इस मेसोजोइक में कई हिस्से होते हैं। ठीक है, ये जो मेसोजोइक है इसके कई हिस्से होते हैं। इसमें से एक होता है ट्रियसिक, ट्रियसिक, एक होता है जुरासिक, एक होता है क्रिस्टेशियस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेसोजोइक एरा है ये ट्रियसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिस्टेशियस पीरियड में डिवाइड होता है। ठीक, अब जो ट्रियसिक पीरियड है, ट्रियसिक पीरियड, इसमें क्या होता है कि ममल्स की उत्पत्ति हो गई थी इस एज में धरती पर, स्तनपाई जीव, प्लस में रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव जो है ये ट्रेसिक में आ चुके थे। एक जुरेसिक की जहां तक बात है तो इसमें क्या कहा जाता है कि डायनासोर तथा जल यानी वाटर में, जमीन पर, तथा नभ यानी आकाश में, ठीक है, तीनों जगह जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। नभ में जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। कहां, किसमें, जुरासिक में। तो डायनासोर किस में आ गया, जुरासिक में आ गया। ठीक है, तो ये किसके, अब ये जुरासिक तो अलग से इसमें डिवाइड नहीं किया हुआ है, तो मेसोजोइक दिया हुआ है, और ये सरीसृप है, रेप्टाइल्स है। डायनासोर भी क्या है, एक रेप्टाइल्स है। यहां रेप्टाइल्स डेवलप्ड हुए, यहां उनका आकार बड़ा हो गया, किसमें, जुरासिक में। ठीक है, और क्रिस्टेशियस में क्या हुआ, क्रिस्टेशियस में जो है एंजियोस्पर्म यानी आवृत्ति बीजी पौधे का विकास हुआ, पौधे का की उत्पत्ति हुई। ये उत्पत्ति क्या होती, मतलब इस प्रकार के पौधे कौन से होते हैं जिसमें सीड्स विद इन द फ्रूट्स, विद इन द फ्रूट्स यानी फल के अंदर बीज, फल के अंदर बीज या बीज जो ढका हुआ होता है जिस भी पौधे का, उसको एंजियोस्पर्म या आवृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति क्रिस्टेशियस का पीरियड में हुई थी। क्रिस्टेशियस भी किसका हिस्सा है, मेसोजोइक का। जुरासिक में क्या हुआ था, डायनासोर, रेप्टाइल जिसका आकार बड़ा हो गया, और ये रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई थी ट्रियसिक में। और ये ट्रियसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस किसका हिस्सा, मेसोजोइक जो एरा है उसके 3 भाग किए गए थे। तो करेक्ट आंसर 23 का निकल के आया सी। करेक्ट आंसर 23 का निकल के आया सी। ठीक है, ये आइए क्वेश्चन नंबर 24। अदरक के बारे में कह रहा है कि जिंजर, जिंजर जो है ये जड़ नहीं तना है, तना है। क्योंकि तना की खास बात क्या होती है, जो स्टेम होते हैं, स्टेम की खास बात ये होती है, सबसे बड़ी पहचान ये होती है, इसमें नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, इंटर नोड्स पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं, जहां से फिर आगे छोटे छोटे
कलियों का विकास होता है। तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है अदरक की कि उसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, जिसके कारण से ये एक क्या होता है, एक स्टेम है, ये रूट नहीं है। ठीक है, अब यहां पे कुछ जो स्टेम होते हैं, कुछ स्टेम भोजन संग्रह का कार्य करते हैं, यानी अपने में से ये फूड वाला जो पार्ट है भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। कुछ स्टेम जैसे अदरक हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, हल्दी हो गया। तो ये आलू, हल्दी, प्याज और अदरक किसके उदाहरण हो गए? ये उदाहरण हो गए तना के, न कि जड़ के। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टेम यानी तना पत्ती के रूप में विकसित हो जाते हैं, पत्ती के रूप में भी विकसित होते हैं, जैसे नागफनी। नागफनी आपने देखा होगा, बड़े बड़े कांटे वाले, वो एक्चुअली में तना है, वो पत्ती नहीं है। ठीक है, वो है स्टेम ही, लेकिन डेवलप्ड हो गया पत्ती के रूप में। अच्छा, कुछ रूट्स जो होती है, ठीक है, वो भी भोजन संग्रह का कार्य करती है, ये भी आप याद रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ रूट्स जड़ जैसे गाजर, जैसे मूली, सलजम, शकरकंद। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा स्टेम है वो भोजन के रूप में, स्टेम पत्ती के रूप में, कुछ रूट्स भी भोजन के रूप में हो सकते हैं। गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, ये सारे क्या है? रूट्स हैं जो हम खाते हैं जिसको। ठीक है, क्योंकि इसमें भोजन संग्रह के रूप में ये कन्वर्ट होता है। स्टेम में कौन कौन? अदरक, प्याज, आलू, हल्दी, सब तना है। ठीक है, पत्ती के रूप में कौन स्टेम? नागफनी है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? 24 का बी। इसमें नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। 24 का करेक्ट आंसर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 25। हाय, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य जीता, याद ही होगा। कांस्य सबसे पहला पदक जीतने वाली मनु भाकर थी, और उसने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर आपके पास भी होगे, ब्रॉन्ज आया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या दी गई है? वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 82। ठीक है, 82वां है, 82वां है, बहुत नीचे हम हैं अभी। ठीक है, पहले नंबर पे सिंगापुर, जापान वगैरह चला जाता है, हम हैं 82 पर। 34 का करेक्ट आंसर हो गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 33, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? इस बार चुनाव का वर्ष था, चुनाव के वर्ष में सरकार जो है फुल बजट पेश नहीं करती फरवरी मार्च में, तो वो अंतरिम बजट उसने पेश किया था। जब सरकार बन गई नहीं तो फिर उसने अपना जो बजट पेश किया वो 24-25 का पूरा बजट वो 23 जुलाई को पेश किया। ये पूर्ण बजट था। ठीक है, 23 जुलाई को। तो 35 का करेक्ट आंसर हो गया बी, 23 जुलाई। 23 जुलाई पूर्ण बजट। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? गोल्डन वीजा मिलने के बाद कई सारी सब सुविधाएं मिल जाती है उस व्यक्ति को वहां रहने के लिए, तो यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया है आनंद कुमार को। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, आनंद कुमार को गोल्डन वीजा मिला है। ठीक है, गोल्डन वीजा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते था, है, इसको शुरुआत की गई थी और खोए हुए बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है रेलवे ने। करेक्ट आंसर 37 का सी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली कौन है? एरिना सबालेंका है। 38 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया? ए। एरिना सबालेंका। ठीक है, और जैनिक सिनर ये पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं। पुरुष एकल का खिताब जीता है इन्होंने इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 38 का निकल के आया ए, एरिना सबालेंका। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? करेक्ट आंसर 39 का क्या होगा? फटाफट बताइए। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है कहां? हैदराबाद में। हैदराबाद में। ठीक है, डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय
इसकी आधारशिला कहां रखी गई? हैदराबाद। हैदराबाद सॉफ्टवेयर सिटी में। 39 का करेक्ट आंसर है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? नासा का जो मार्स रोवर है, ठीक है, मंगल ग्रह पर जो रोवर है उसको ऑपरेट करने वाली भारतीय बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति जो है उनको ये जिम्मेदारी मिली है कि मार्स रोवर जो है नासा का वो ऑपरेट करेंगी वो। ठीक, तो 40 का करेक्ट आंसर यहां पर सी आया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस प्लांट को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? देखिए, हिमालय में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हिमालय में जैव विविधता बहुत अधिक क्यों है? जैव विविधता अधिक है क्योंकि कई ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा मानवीय हस्तक्षेप कम होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस इज मिनिमम। तो मानवीय हस्तक्षेप कम होने की वजह से जैव विविधता वहां ज्यादा है। जैव विविधता अधिक का मतलब यही है कि वहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब यहां देखिए, ये कह रहा है कि आप हिमालय से होकर चलते हैं तो क्या आपको मिलेगा? ये बांज जो है ये मिल जाएगा, पुरुंस है ये मिल जाएगा, चंदन जो है नहीं मिलेगा क्योंकि ये साउथ इंडिया पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मुख्य रूप से चंदन पाया जाने वाला होता है और ये प्राकृतिक रूप से हिमालय में नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जैव विविधता की चर्चा चली है तो मैं एक चीज और बता दूं कि जैव विविधता सर्वाधिक यानी अधिकतम कहां पाई जाएगी? भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट जो देश हैं वहां पर सबसे अधिक और सबसे कम जो जैव विविधता होगी वो कहां होगी? वो ध्रुवों के पास होगी। सबसे कम जैव विविधता ध्रुवों के पास होगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर 48 का निकला 1 और 2, 1 और 2। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है? यानी मैंग्रोव की चर्चा हो रही है। कच्छ को अगर मैं समझ पा रहा हूं इंग्लिश में तो मैंग्रोव। मैंग्रोव में सबसे आगे कौन है? बंगाल है। ठीक है, बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव का वन है, फिर उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। मैंग्रोव में क्या होता है? विशेष जड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं जो मिट्टी को कटने से रोकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी का कटाव रुकता है। ठीक है, समुद्र के किनारे ये क्षेत्र होते हैं मैंग्रोव। संरक्षित मैंग्रोव कहां पे है? तो गोवा में है। संरक्षित मैंग्रोव की बात जब आएगी तो कहां पाया जाएगा? गोवा। मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बंगाल का जो सुंदरबन का इलाका होता है ना, सुंदरबन, वो काफी फेमस है मैंग्रोव के लिए। सुंदरबन किसके लिए? मैंग्रोव के लिए फेमस है क्योंकि वहां सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, इसीलिए इसको हम सुंदरबन का जंगल भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 48 का निकल के आया सी। के बाद है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ग्रीन आर्मी को की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो पेड़ पौधों को बचाने, देख रेख करने, लोगों को जागरूक करने वगैरह सारा काम करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर। 50 का करेक्ट आंसर आपके पास सी आया, ऑस्ट्रेलिया। ये सेट नंबर श्रीकांत जी 11 था। ठीक है, 11 सेट था। ये क्वेश्चन नहीं दिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो 11 ही सेट हुआ था ना, आज का सेट 11 ही हुआ है। ठीक है, 11 ही हुआ है। तो आपको अगर कॉमन पेपर मिला होगा तो उसमें से 3 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये पीआरटी वालों को 3 क्वेश्चन मिलेगा, 50, 49 और 48। ठीक है, क्योंकि उनके साथ रीजनिंग जो पीआरटी वाले होता है, टेस्ट होता है 1 to 5, जो सेट नंबर 11 चल रहा है, इसमें क्या होगा कि जो कॉमन पेपर वाला होगा ना, उस कॉमन पेपर वाले से अलग 8 क्वेश्चन रीजनिंग का और 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का रहेगा। ठीक है, कॉमन पेपर वाले से अलग, बाद बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे। ठीक है, ये बात होती है। हाँ, आज का 63 था, तो आज का जो 63 कॉमन पेपर का है वो पीआरटी का 11 है। और इसमें से क्वेश्चन अलग क्या होगा दोनों में? 63 11 में
रीजनिंग के 8 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, सारे सेम होंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।